स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो इंडिया फेस कर रहा है मैक्सिमम टैरिफ ऑन इट्स प्रोडक्ट्स इन द यूएस मार्केट। कि जब ये टैरिफ का सिलसिला शुरू हुआ था ना, तो उस समय पे लगा था कि जिस प्रकार के इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया और यूएस के बीच में हैं, कहीं ना कहीं इंडिया वुड बी द वेरी फर्स्ट नेशन जिनके साथ इस प्रकार की ट्रेड डील यहां पर साइन की जाएगी। बट वो सिलसिला कुछ अलग ही दौर यहां पर ले चुका है ना। वो कहानी कहीं और जा चुकी है, क्योंकि यहां पर यूएस का डिमांड था कि इंडिया अपने एग्रीकल्चरल, डेयरी, जीएम क्रॉप्स, इन सभी मार्केट को यूएस प्रोडक्ट्स के लिए ओपन कर दे। और कहीं ना कहीं यही डील ब्रेकर बन गया इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के लिए सभी मार्केट्स बहुत सेंसिटिव हैं। हमारे देश का 45% पॉपुलेशन जिस सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, आप कह रहे हैं कि उसमें ओपन कंपटीशन कर दिया जाए, जहां पर हमारे इंडियन फार्मर्स अभी भी उस प्रकार के लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रहे हैं, और जहां यूएस में मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, उनकी आउटपुट, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेगी, एंड जिसके कारण शायद हमारी कंप्लीट इंडस्ट्री के ऊपर एक मेजर डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। और यही चीज एसबीआई द्वारा वार्न भी की गई थी इन टर्म्स ऑफ डेयरी सेक्टर, दैट इफ यूएस इज अलाउड, यूएस इंपोर्ट्स आर अलाउड, जिस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे इंडियन डेयरी सेक्टर को एटलीस्ट 1 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान यहां पर हो सकता है। एंड जब ऐसा सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि जब हम चाहते हैं विकसित भारत के टारगेट को पूरा करना, और जिसके लिए भी हम ग्रोथ रेट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 6-6.5% की ग्रोथ रेट से वो बात नहीं बन पाएगी। हमें यहां पर डबल डिजिट्स की ग्रोथ रेट को टारगेट करना है, एटलीस्ट 8 to 9% की ग्रोथ रेट को यहां पर टारगेट करना है। तो उस केस में इस प्रकार की इनस्टेबिलिटी समथिंग जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, और इसी चीज को शायद फैक्टर में रखते हुए हमने कंप्लीट ट्रेड डील से मुंह ही मोड़ लिया। बट हमने मुंह क्या मोड़ा, तो भैया वहां से तो आर्म ट्विस्टिंग शुरू होगी। पाकिस्तान का साथ देना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिया। रशिया से तेल खरीद रहे हो, बाकी पूरे दुनिया में किसी देश के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, इंडिया के ऊपर लगाएंगे। अब हालांकि इन टैरिफ्स की वजह से डेफिनेटली एंटिसिपेटेड लॉसेस तो हैं ही, बट यहां हमेशा की तरह इंडिया कहीं ना कहीं यही प्रोग्रेस में है कि कैसे अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को और बेहतर किया जाए, एंड जो टारगेट्स, जो ग्रोथ के टारगेट्स हम लेके चले हैं, कैसे उन ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव किया जाए। एंड इसी पूरे सिलसिले में जो आज से 6-7 सालों से एक बहुत मेजर टेंशन एक देश के साथ जो हमारे देश की चल रही हैं, माने कि चाइना, अब वहां पर इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड काफी हद तक इसमें यूएस के इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया काफी हद तक ट्रंप को थैंक यू भी बोल रहा है कि भैया आपने इंडिया और चाइना को एक साथ यहां पर ले आए। अब हालांकि दोनों देश मल्टीपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के एक साथ मेंबर्स भी हैं, एससीओ, ब्रिक्स, जिससे अगेन ट्रंप भाई साहब को बहुत नाराजगी है कि भैया ब्रिक्स क्यों बना दिया गया, ब्रिक्स करेंसी को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चलो वो उनके अपने कंसर्न्स हैं, बट जहां उनके कंसर्न्स थे, अब वो कंसर्न्स काफी हद तक सच होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज रशिया, इंडिया और चाइना की जो अलायंस है, अगर वो फॉर्म हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। अब हालांकि हम वो जियोपॉलिटिकल वाली बातें नहीं करेंगे, हम थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट यहां पर समझेंगे कि किस प्रकार से इंडिया और चाइना का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बेहतर और बेहतर हो सकता है, और उसके लिए करेंटली जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन्हें किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो आइए आज के सेशन में हम यही डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगेन दिस होल सिनेरियो ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स है ना, 50% तक लेके जाना, कहीं ना कहीं उसी के बाद हमने 1-2 दिन बाद न्यूज आर्टिकल देख लिया कि भैया प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना विजिट करेंगे, है ना, जिनपिंग जी से मिलेंगे, एंड वहीं से बहुत सारे इंडिकेशंस आने शुरू हो गए कि जी हाँ, एक नया इकोनॉमिक रिलेशनशिप शायद अब एस्टैब्लिश किया जाएगा। बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड तो बहुत सिग्निफिकेंट है, हमारी बहुत सारी चीजों के लिए चाइना के ऊपर एक मेजर डिपेंडेंस भी है, राइट। एंड अब यही पर्टिकुलर टाइज, यही पर्टिकुलर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और बेहतर होते हुए देखने को मिले जब रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया, राइट। और जो 75 साल जो हो चुके हैं इस इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को, राइट, इनको सेलिब्रेट किया गया, एंड उसी के बेसिस पर कहीं ना कहीं चाइना द्वारा कुछ मेजर डिसीजंस भी लिए गए। डिसीजंस क्या थे, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक है इंडियन पर्सपेक्टिव से। पहला डिसीजन कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाया था, जो कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इस समय पर ग्लोबली,
इनके एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इंडिया के लिए भैया उन्हें इजी करने के लिए कह दिया गया है, उन्हें लिफ्ट करने के लिए कह दिया गया है। फर्टिलाइजर्स, खासकर डैप फर्टिलाइजर के केस में, डायमोनियम फॉस्फेट की बात करें, उनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, अगेन उसे इजी करने के लिए कह दिया गया है। एंड द टनल बोरिंग मशीन्स जो कि हमारे करंटली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल हैं, बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, हाईवेज के लिए, तो उनके लिए भी कह दिया गया कि भैया इनका भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर शुरू किया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो इकोनॉमिक रिलेशंस की पहली पहल चाइना ने वहां से शुरू कर दी है। अब हालांकि इस पर्टिकुलर मीटिंग में जहां पर जयशंकर जी से मिले भी थे, उसमें काफी हद तक ये पॉइंट्स रखे गए कि जी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वेरियस सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत क्रूशियल रोल है। तो कहीं ना कहीं उसी को फैक्टर में लेते हुए मेजर डिसीजंस लिए गए। बिकॉज अगर हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी यहां पर देखें, राइट, तो 64% या 66% तक के अराउंड जो हमारे इंपोर्ट्स यहां पर हो रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, वो चाइना से ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट शेयर, राइट। और यही डिपेंडेंस बीच में फ्लक्चुएट करके 80% तक भी यहां पर पहुंच जाती है। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये कुछ वैल्यूज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। एंड इसी के बेसिस पर बहुत सारे इंडियन सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि ईवी सेक्टर हो गया, वो बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है चाइना के इस रेयर अर्थ मिनरल्स की इंडस्ट्री के ऊपर, कि जब वहां से वो मिनरल्स आएंगे, मैग्नेट्स आएंगे, तब जाके उनका यहां पर यूज किया जाएगा। एंड डेफिनेटली जो हमारा ईवी सेक्टर करेंटली एक मिनी बूम यहां पर विटनेस कर रहा है, उस प्रकार की ग्रोथ में भी पुश यहां पर मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अपनी क्लीन टेक की भी बात करें, विंड टर्बाइंस, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम्स, जैसे आपका रडार, सैटेलाइट, मिसाइल कंपोनेंट्स, इन सभी में भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की यूज केस है। तो कहीं ना कहीं हमारी उस प्रकार के इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए, R&D और इनोवेशन के लिए एक बहुत अहम डिसीजन था कि हमें इसकी सप्लाई चेन की डिसरप्शन जो हम देख रहे थे, और जिससे अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से चिंतित था, है ना। कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर ने तो अपनी डिफरेंट सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी शुरू भी कर दी थी, राइट। बट हाँ, ये एक मेजर डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, जिसकी वजह से अब इन सेक्टर्स को थोड़ी सी राहत तो होगी ही। एंड हम एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिएशन यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसी के अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर हम बात करें, अब मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि हम कंप्लीट डिपेंडेंस अपनी चाइना के ऊपर रख दें कि भैया चाइना ने इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो दैट मीन्स अच्छा बहुत अच्छे मित्र यहां पर बन चुके हैं, है ना। क्योंकि गालवान का इशू तो अभी भी आपको याद होगा ही 2020 का, और उसके बाद से ये सारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स यहां पर खराब भी हुए थे, राइट। तो फर्टिलाइजर का अगर एग्जांपल ले लें, फर्टिलाइजर के केस में यहां पर चाइना ने सडन एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो ट्रम्प भाई साहब ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है टैरिफ खेल के, वो भी कुछ एक पुश, एक झटका दुनिया को दें जब वो ऐसे फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वहां पर लगा दें। और वहीं उन्होंने वहां पर लगाई भी, जिसका इंपैक्ट डेफिनेटली इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ा। बहुत सारे फर्टिलाइजर के हमें दाम भी बढ़ते हुए देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम वी हैव बीन एबल टू मेक श्योर, जो हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये नहीं चाहते कि सब कुछ हमने यही डोमेस्टिकली क्रिएट करना है। वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि भैया जो भी हमारे लिए चीजें अवेलेबल हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से एट अ टाइम प्रेजेंट रहें, हम यहां से भी ले सकें, वहां से भी ले सकें। वो है ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंट इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, कि हम किसी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब हालांकि ये रिस्ट्रिक्शन यहां पर हटा दी गई है, बट इंडिया ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के साथ भी यहां पर उस प्रकार की सप्लाई को क्रिएट करने की बात कर चुका था फर्टिलाइजर्स के केस में। एंड इसमें डाइअमोनियम फॉस्फेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर रहता भी है। एंड इंडिया की इस तरीके के जो आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, उनके केस में अगेन चाइना के ऊपर सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है भी। अब जाहिर सी बात है, फर्टिलाइजर्स हमारे भैया इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में यूज हो रहे हैं, फूड प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की जो राहत यहां पर आई है चाइना के एंड से, डेफिनेटली हमारी फूड सप्लाई के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चरल रेजिलियंस के लिए, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर काफी क्रूशियल रोल यहां पर प्ले करेगा। एंड टू टॉक अबाउट दोस मशीन्स, जो मशीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो करेंटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में ये कंसर्न देखने को मिल रहा था कि भैया उस प्रकार की आपकी मशीन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो उन मशीन्स के बारे में भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन टनल बोरिंग मशीन्स हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर रखे हैं अपने, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के हों, मेट्रो कंस्ट्रक्शन के हों, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं एक मेजर इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये जो राहत यहां दी गई है चाइना द्वारा, वो इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है, राइट। बट एट द सेम टाइम एक और कंसर्न यहां पर प्रेजेंट है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब 2020 में जब वो गालवान का इशू हुआ था, तो उसके बाद से इंडिया ने अपनी नोट 3 पॉलिसी यहां पर निकाल दी थी एफडीआई के केस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में,
राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था कि जितने भी नेबरिंग देश हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर यहां पर शेयर करते हैं, उन देशों से किसी भी प्रकार की अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी तो उसे भैया गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड एज ऑफ अप्रैल 2024 ऐसे 526 एफडीआई प्रपोजल्स हमें देखने को मिले इस नोट प्रेस नोट 3 के उस बेसिस पर, राइट, इस फ्रेमवर्क के बेसिस पर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 124 यहां पर पास किए गए। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे चाइनीज कंपनीज हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी इन इंडिया बिकॉज उनको उस प्रकार का मार्केट शेयर यहां पर देखने को मिलता है ना। अगर चाइनीज मार्केट में अगर आप एक परसेप्शन देखोगे, वो चाहते हैं इंडिया में बेचना अपना प्रोडक्ट, उनको पता है यहां पर बिकेगा, कंजम्पशन है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, राइट। तो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यहां पर आते रहे और कहीं ना कहीं जो इस नोट पॉलिसी के थ्रू जो हम इससे पहले तक 2020 से पहले तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट देखते थे, राइट, वो मात्र फिर आपकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होगी। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा यहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट का। बट द पॉइंट इज, करंटली हमें जिस प्रकार की ग्रोथ चाहिए, जिस प्रकार का हमें पुश चाहिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, विकसित भारत यहां पर बनने के लिए, है ना, जिस प्रकार का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, इन सभी चीजों के लिए हमें आवश्यकता है कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की। एंड इफ वी लुक एट आवर एफडीआई ट्रेंड्स, तो कुछ प्रॉमिसिंग ट्रेंड्स हमें वहां पर भी देखने को नहीं मिलते उतने। हालांकि ग्रॉस एफडीआई हमारा इंक्रीजिंग है, बट अभी भी जो प्री पेंडेमिक वाले लेवल्स हैं उनको हम सिग्निफिकेंट तरीके से क्रॉस नहीं कर पाए हैं। और नेट एफडीआई के केस में देखा जाए तो भैया वो तो सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर क्रैश कर गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। नेट एफडीआई का मतलब यहां पर क्या कि ग्रॉस एफडीआई भी आई, बट यहां से बहुत सारा पैसा बाहर भी गया। तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल भी यहां पर होना शुरू हो चुका है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर। हाँ, पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि चलो भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट्स लेके बाहर जा रहे हैं, बट हमें इस समय पर इस कैपिटल की जरूरत है, इस रीपैट्रिएट कैपिटल की यहीं पर होल्ड करने की जरूरत है, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स की यहां पर जरूरत है, क्योंकि हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं। हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ चाहते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन करंटली चाहते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं नीति आयोग भी यही सजेशन देता है कि जो ये चाइनीज फर्म्स के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो प्रेस नोट 3 की जो पॉलिसी थी, PN 3 की जो पॉलिसी थी, अब शायद समय आ चुका है कि उस पॉलिसी को एक ग्रेजुअल तरीके से थोड़ा लिबरलाइज किया जा सके। तो प्रपोजल यहां पर यही कहता है कि भैया जो आपकी स्लोइंग एफडीआई यहां पर देखने को मिला है उसको थोड़ा सा रिवाइव किया जा सके, जो चाइना से हमें बिल्कुल ही डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला, और अलाउ किया जाए चाइनीज कंपनीज को कि वो 24% तक का स्टेक एक्वायर कर सकते हैं इंडियन फर्म्स में, राइट, बिना किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के, दैट मींस विदाउट एनी गवर्नमेंट रूट। वही सिंपल सा पॉइंट कि धीरे धीरे ग्रेजुअल, हम ये नहीं कह रहे कि भैया आप एकदम से भैया सारे द्वार खोल दीजिए, यानी चाइनीज मनी आए यहां पर इन्वेस्ट हो, बट हाँ एक ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा जाए, केयरफुल अप्रोच यहां पर रखी जाए, जिसके चलते एक ग्रेजुअल फेज्ड मैनर में लिबरलाइज्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए 24% तक का तो यहां पर अलाउ करें। एंड ये आप थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि भैया जो भी पैसा वहां पर आ रहा है वो कोशिश करें हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में, राइट, कि हम डोमेस्टिकली यहां पर प्रोड्यूस कर सकें, डोमेस्टिकली यहां पर मैन्युफैक्चर कर सकें। बिकॉज एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है जो कि रिसेंटली यहां पर अमिताभ कांत जी द्वारा भी यहां पर रखा गया था, राइट। अब जानते ही हैं, आपने डेफिनेटली नाम सुना ही होगा, G20 शेरपा भी इन्हें यहां पर कहा जाता है। अब अगर आप जानते कि कौन से पद पर थे, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अब इन्होंने भी यहां पर एक बहुत बिटर ट्रूथ की बात करी है कि भैया कहीं ना कहीं हमें अपने क्लोजर टाइज चाइना के साथ मेंटेन करने चाहिए। नॉट एग्जैक्टली कि भैया बिल्कुल भाई बन जाओ, अ ग्रेजुअल, केयरफुल, but definitely we need to have that kind of closer ties with the China. Reason is quite simple. Our manufacturing is definitely struggling. हमने पिछले 10 साल में बहुत एफर्ट मारा है PLI स्कीम सभी चीज़ों के थ्रू, वो जो 15 से 25% तक लेके जाने का टारगेट था वो नहीं हो पाया, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करते हैं, दैट टू विद अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि भैया हाँ जी आके इन्वेस्ट कर दो, टेक ट्रांसफर भी यहां पर हो, वो टेक्नोलॉजी यहां पर भी ट्रांसफर की जाए, उस प्रकार की मॉडर्नाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रीज की भी यहां पर देखने को मिले, तब जाके हमें वो बेनिफिट यहां पर मिल सकता है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारी इनपुट और जो कंपोनेंट कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, खासकर की सेक्टर्स में, है ना। तो कहीं इंडिया की जो कंपनीज उन्हें ज्वाइंट वेंचर्स को परस्यू करना चाहिए चाइनीज कंपनीज के साथ, एंड खासकर आपकी क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स के लिए, क्योंकि उनका पॉइंट यही है कि भैया अगर इंडिया का PLI और जो इंडस्ट्रियल एम्बिशंस हैं अगर उनको सक्सीड करना है तो कहीं ना कहीं हमें चाइना के साथ कोलैबोरेट करना एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी देखने को मिलती है। चाहे जैसी भी स्ट्रेटेजिक टेंशंस हैं, बट कोलैबोरेट किया जाए। और अगर अभी माहौल
एक फेवरेबल बन रहा है, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब पूरी दुनिया से नाराज बैठे हैं, खासकर इस पोर्शन के साथ तो ज्यादा नाराज बैठे हैं, है ना, ईस्टवर्ड पोर्शन के साथ तो कुछ ज्यादा नाराज बैठे हैं। तो क्यों ना यही मौका यूज किया जाए और ये जो मेजर अलायंस ब्रिक्स का यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, इसे और स्ट्रेंथन किया जाए, एंड इंडिया अपने बेनिफिट्स को आगे रखते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ चाहता है उसकी उस टारगेट को पूरा करने के लिए चाइना का सपोर्ट लिया जाए। बट दैट टू अगेन आई रिपीट इट इन अ ग्रेजुअल मैनर, राइट। एक बहुत ही केयरफुल अप्रोच यहाँ पर चाहिए होगी। हम कोई भी रैपिड तरीके से यहाँ पर सब चीज़ों के लिए दरवाजे नहीं खोल सकते, हमें ग्रेजुअल अप्रोच के साथ यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ताकि कल को अगर किसी भी प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में चेंजेस आए तो स्टिल वी हैड समथिंग टू फॉल बैक टू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं वो एक चीज़ तो क्लियर कर चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भैया ट्रम्प भाई साहब ऐसे ओपन ट्वीट वहां पर डालेंगे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को मैं एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को अमीर कंट्री वहां पर बनाऊंगा। चलो वो अलग बात है ना, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वही चीज यहां पर चल रही है, राइट। तो हमें भी वैसी केयरफुल अप्रोच यहां पर फॉलो करनी कि इनिशियली अगर आपको एफडीआई यहां पर अलाउ करना भी है तो जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स है वहां कर लीजिए, टॉय इंडस्ट्री में कर लीजिए, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में आप कर लीजिए, जो आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट ना पोज करे, उस तरीके से यहां पर फोकस में रखा जाए, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक हमारी एफडीआई पॉलिसी और लिबरलाइज देखने को मिले, ताकि बाकी देशों से जहां से हमें अब तक इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के आ रही है वो भी थोड़ी सी ओपन अप हो जाएगी। और देखो खेल सारा पैसे का ही है, इन्वेस्टमेंट का खेल है, कैपिटल का खेल है, और वही कैपिटल हमें इस समय पर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का सेंटिमेंट बढ़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो शायद हमारे देश में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कंसर्न है हम उसे भी एड्रेस कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट भैया यहाँ पर नोडल एजेंसी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी इन इंडिया। यू हैव 4 ऑप्शंस, क्वाइट इजी क्वेश्चन, जो भी आपका आंसर है, राइट, अपने चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पर, राइट, आप तब ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल को। एंड अगेन इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको लगता है कोई भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड फर्दर स्टडी IQ किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। सो अगस्त का जो हमारा वन ऑफ द लास्ट बैच है, जो आपका 22 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो रहा है, एंड अगेन 2026 के लिए वन ऑफ द लास्ट बैचेस है। बट द पॉइंट इज 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर करो ना, तो नाउ और नेवर वाला सिनेरियो आ चुका है कि भैया अभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको ऑप्शनल भी करना है, जीएस भी करना है, तो अब इससे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, शुरुआत कर दो प्रिपरेशन की। हम पूरा आपके साथ हैं, P2I इनिशिएटिव बनाया इस तरीके से गया है कि आपकी कंप्लीट पर जो प्रिपरेशन उसको हम यहाँ पर कवर कर सकें और हॉलिस्टिक तरीके से कर सकें, बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसमें जो हमारे कोर्सेज हैं 9999 से यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। कोर्सेज से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट रहे, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, एंड वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कूपन कोड ऑफ ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। तो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है कोर्स, आई रिपीट इट अगेन, मॉर्निंग बैच है, वेरी क्रूशियल फॉर यू, क्योंकि इससे डिले करोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको बहुत एक्सेसिव हीट और प्रेशर वहां पर फेस करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस वहां पर फेस करना पड़ेगा, राइट। चलिए अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी हम और डिस्कस करेंगे। अब हालांकि ये जितना भी सिनेरियो बदलता हुआ देखने को मिल रहा है, ये जो ईस्टवर्ड अलायंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज किया है कि भैया हाँ, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है चाइना के साथ अपने अलायंसेस को और क्लोज करने का, वो कहीं ना कहीं अब फ्रूटफुल देखने को मिल सकते हैं इंडिया के लिए। एंड जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उनको तो डायरेक्टली वो भैया डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर बता ही रहे हैं यूएस की इकोनॉमी के लिए, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के लिए। एंड कहीं ना कहीं यही कंसर्न बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि जो इस रीजन में है ना, इंडियन ओशन के रीजन में जो सबसे बड़ा एक अलायंस या पार्टनर यहाँ पर यूएस का था, इंडिया, यूएस ने कहीं ना कहीं उसी को धकेल दिया टुवर्ड्स चाइना और रशिया, है, जिसका उनको सबसे ज़्यादा डर था। वो आर्म ट्विस्टिंग के चक्कर में शायद आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है भाई, आप ऐसे सेक्टर के लिए सेंसिटिविटी नहीं रख रहे जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेस डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है भाई, हम भी उस चीज़ को वहाँ पर क्यों ही हैंडल करेंगे, राइट। एंड मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आज से जो 10 या 15 साल पहले इंडिया की परसेप्शन था ग्लोबली, अब वो नहीं रहा है ना। नेशंस डू वांट टू कोलैबोरेट विद अस, एंड G20 की जो प्रेसिडेंसी थी उसने काफ़ी हद तक ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है कि भैया हम उस प्रकार का ग्लोबल डिविजन्स, कंसेंसस यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, है ना। एंड मोर जो जेफरी सैक्स हैं वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं आने वाले समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पर होने वाला है, सभी को अपने अपने इंटरेस्ट यहाँ पर देखने, तो इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर ले रहा है। बट अब देखना यही रहेगा कि किस प्रकार से आगे आने वाली टॉक्स जो हैं
इकोनॉमिक टॉक्स जो हैं खासकर वो यहाँ पर पैन आउट करती हैं दोनों ही देशों के लिए, बिकॉज डोवाल साहब ने तो कंफर्म कर दिया कि मोदी साहब तो डेफिनेटली विजिट कर रहे हैं एससीओ समिट के लिए, राइट। तो चाइना का उनका विजिट कंफर्म्ड है। दिस इज गोइंग टू मेजर है ना, कि आपका क्या टर्न लेता है, टर्न ऑफ इवेंट्स यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर इवेंट यहाँ पर डिसाइड करेगा। बट ऑल इन ऑल अभी करेंटली जो देखा जाए हमारे लिए बहुत एक अच्छा फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन द लॉन्गर रन वी विल डेफिनेटली वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ टेक ट्रांसफर, बिकॉज चाइना करेंटली इनोवेशन में लीड कर रहा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना, टेक्नो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है जो यूएस में चल रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना में भी है। चाइना उस तरीके से उसको फॉस्टर भी कर रहा है। तो अगर वही टेक ट्रांसफर हम थोड़ा अपनी तरफ भी ला सकें, बेहतर मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर ला सकें, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव, जो हमारा आइडिया है अभी करेंटली R&D और इनोवेशन को पूरा करने का, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अलाई, जो फ्यूचर अलाई, पॉसिबल फ्यूचर अलाई है, वो हमारी सहायता कर सकता है। चलिए, तो आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर क्रिएट हुआ। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।